तो देखो आज जो अपन बात करने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर अपन देख रहे थे उसका कोटेशन नंबर 46 नंबर 46 नंबर कोटेशन, 46 नंबर का जो कोटेशन है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर मैं लिखवा देता हूँ, त्रिदंड जो बता रहा था वो आती है सत्व, आत्मा और शरीर, है ना। क्या आता है उसमें? सत्व, आत्मा और शरीर आता है, जिसको आयुर्वेद का अधिकरण भी बोलते हैं। आयुर्वेद का अधिकरण क्या होता है? त्रिदंड होता है, ध्यान रखना। ये तीन दंड होते हैं, या ऐसे नहीं याद रखो तो देखो सत्व का एस बना लो, आत्मा का ए बना लो और शरीर का एस बना लो। तो देखो सांस होती है ना, सांस बहु वाली, तो सांस क्या रखती है अपने हाथ में? डंडा रखती है, किसको मारने के लिए? बहु को मारने के लिए। तो क्या होगी? त्रिदंड में क्या आती है? सांस आती है अपनी, सत्व, आत्मा, शरीर, ऐसे ध्यान रख लेना। और आयुर्वेद का अधिकरण भी किसको माना गया है? त्रिदंड को माना गया है। इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना, तो याद रखोगे, है ना। जैसे अपन ने सूत्र, त्रिसूत्र को किसे याद रखा था? हलो से याद रखा था, HLO से। वैसे आप ध्यान रखना जो त्रिदंड है उसमें क्या आती है? सांस है, यानी सांस के हाथ में क्या है? डंडा है, ठीक है। तो देखो ये कोटेशन भी यही बोल रहा है, 46 नंबर का कोटेशन देखो, सत्व, आत्मा, शरीरी च त्रयम एतत्ति दंडवत लोग तिष्ठन्ति संयोगा तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। क्या बोल रहा है? सत्व, आत्मा और शरीर होते हैं। सत्व, आत्मा और शरीर को क्या बोला अपन ने? सत्व, आत्मा, शरीर को अपन ने क्या बोला है यहाँ पर? त्रिदंड बोला है। तो त्रिदंड को कैसे याद रखना है? यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना, सत्व, आत्मा, शरीर को सांस से याद रखना, ठीक है। कि सांस के हाथ में क्या है? डंडा है, सत्व, आत्मा, शरीर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इनको क्या बोला है? त्रिदंड बोला है। अब लोग तिष्ठन्ति संयोगा तत्र सर्व प्रतिष्ठितम, यानी संयोगा तत्र सर्व प्रतिष्ठितम, ये जो है मतलब ये किसके लिए आता है? ये लाइन देके पूछ लेता है, तो ध्यान रखना ये त्रिदंड के लिए आता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इनके संयोग से, यानी इनके सत्व, आत्मा, संयोग, जो सत्व, आत्मा और ये शरीर है, इन तीनों का यदि संयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है ना। बॉडी बन जाती है जो कि वर्क भी करती है। तो इनके संयोग से वह लोक अर्थात जीवात्मा शरीर में रहता है, इसी शरीर में सब कुछ होता है। यानी रोग होंगे तो भी इसी में होंगे, शारीरिक मानसिक रोग बताए थे ना आपको मैंने, वैसे होंगे। दुख होगा तो इसी में होगा। तो ये क्या है? लोग तिष्ठन्ति, यानी लोग कहाँ पर रहता है? इस शरीर के अंदर रहता है। संयोगात सर्व प्रतिष्ठित, सब कुछ ही सत्व, आत्मा, शरीर के अंदर विद्यमान होता है। ये त्रिदंड होते हैं। बस इतना से याद रखना। लाइन देके पूछ सकता है आपको कि ये किसके लिए आती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और त्रिदंड में क्या आते हैं? बेसिकली क्वेश्चन तो यही बनता है, लेकिन डीपली क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो नेक्स्ट कोटेशन में आ जाओ, 47 नंबर कोटेशन में, है ना। स्क्रीन शेयर हो रही ना सभी को? अरे स्क्रीन शेयर हो रही कि ना हो रही बताओ? अरे हो रही क्या? कोई तो बोलो। ओके ओके। तो देखो आयुर्वेद का अधिकरण देखते हैं। मैंने बताया था आपको त्रिदंड को क्या बोला है? आयुर्वेद का अधिकरण बोला है, जिसमें त्रिदंड में क्या आया था? शास्त्र से याद रखा था, सत्व, आत्मा और शरीर आया था। तो देखो स पुमांश्च चेतनम तत्त च अधिकरणम स्मृतम वेदस्य अस्य तत् अर्थम ही वेदो अयम सप्रकाशितम। क्या बोल रहा है? सपुमान, पुमा मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, पुमा को कोष्टक में बंद कर लो, हाईलाइट कर लो, साइड में लिख लेना कि इसको क्या बोलते हैं? शरीर या पुरुष बोलते हैं। तो सपुमान यानी कि वो पुरुष जिसमें चेतना होती है। यानी क्या हो गया ये? देखो सपुमान मतलब पुमा, पुरुष किसको बोला है? सत्व, आत्मा और शरीर जिसमें विद्यमान होते हैं वही तो क्या बनती है? बॉडी, पुरुष बनता है साहब। संयोगात्र को ही पुरुष कहते हैं, वही सत्वात्मा शरीर युक्त चेतन होता है, वही मिलित रूप सत्वात्मा शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। अधिकरण मतलब चिकित्सा, आयुर्वेद मतलब चिकित्सा शास्त्र हो गया। अधिकरण मतलब करना। चिकित्सा किसकी करोगे आप? किसी बॉडी की करोगे ना सब। आत्मा आपको दिखती थोड़ी, लेकिन फिर भी आत्मिक रोग भी अपन शारीरिक मानसिक रोग पढ़ते हैं, मानसिक रोग में भी करते हैं ना। जैसे कोई मानसिक रूप से क्या हो गया? डिमोटिवेट हो गया, अपन उसको मोटिवेट कर देते हैं, तो ये मानसिक चिकित्सा होगी। लेकिन शारीरिक रोगों की कैसे करते हैं अपन? जैसे कि वात, पित्त, कफ, अपन तीन वो होते हैं उपस्तंभ, है ना, स्तंभ सॉरी, तो उनके अनुसार अपन ट्रीटमेंट करते हैं अपन। तो ये आयुर्वेद का अधिकरण जो है वो क्या है अपना? सत्व, आत्मा, शरीर, यानी त्रिदंड है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट कोटेशन में, जहाँ पर द्रव्य बता रखे हैं, है ना। द्रव्य बता रखे कि द्रव्य, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य बता रखे हैं यहाँ पर। कारण द्रव्य कौन कौन से होते हैं? तो याद होनी चाहिए हमेशा ये लाइन याद रखना कि ख आदि। ख आदि मतलब क्या हो गया? आकाश, है ना। आकाश मतलब ख, खाली, जिसको आकाश बोलते हैं अपन, सिनोनिम्स देखें। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? ख आदि। ख मतलब होता है एक होलो स्पेस, जिसको अपन ने आकाश बोल दिया। आदि मतलब कि पंच महाभूत, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जल। फिर आती है आत्मा, छठे नंबर वाली क्या हो गई? आत्मा। फिर है मन, फिर काल, फिर दिशा।
तो ये 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं। बेटा ध्यान रखना, पूछ सकता है कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिनको द्रव्य संग्रह बोला है, ठीक है, इनको कारण द्रव्य भी बोलते हैं और इनको द्रव्य संग्रह बोलते हैं। अब देखो जो कार्य द्रव्य हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर रखा, स इंद्रिय चेतन द्रव्य, यानी जो स इंद्रिय इंद्रिय युक्त है वो चेतन द्रव्य कहलाते हैं, और निरिंद्रिय जिनमें इंद्रियां नहीं है वो क्या कहलाते हैं, अचेतन द्रव्य कहलाते हैं। ध्यान रखना कि देखो अभी क्लासिफिकेशन अपन वापस देखेंगे अच्छे से, लेकिन इनको ध्यान रखना। तो ये लाइन याद कर लेना, ख आदिन्य आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव संग्रह, ठीक है। पदार्थ विज्ञान में वैसे भी आप पढ़ोगे और सेकंड ईयर वालों ने वैसे ही पढ़ लिया होगा। तो कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब देखो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है डीपली। देखो कारण द्रव्य अपन ने देखे 5 तो महाभूत हो गए, है ना, ये 5 महाभूत हो गए, और आत्मा मन काल दिशा ये हो गए कितने, 9। अब इसमें से भी वो पूछता है जो कि मूर्त द्रव्य कितने होते हैं, अमूर्त। मूर्त द्रव्य वो होते हैं जो शेप में रहते हैं, जैसे आकाश अपने कोई शेप में नहीं रहता, आत्मा की कोई शेप नहीं होती, मन और काल दिशा इनकी कोई शेप साइज नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोल दिया, अमूर्त द्रव्य बोलते हैं। समझ में आया। अब जो बच गए वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनकी कोई शेप होती है, जल को देख सकते हैं अपन, पृथ्वी को देख सकते हैं, तेज वायु इनको दिख सकता है, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आकाश अपन देख थोड़ी सकते, कितना ही अनंत अपार है, यूनिवर्सल है ना, देख ही रहे अपन। तो वो क्या है, अमूर्त है, जबकि मूर्त द्रव्य में 4 महाभूत जो बचे थे वो आते। तो इनको भी ध्यान रखना, डीपली समझ में आ चुका होगा आपके, शायद आशा करते हैं। फिर देखो कारण पदार्थ जो होते हैं, ऊपर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ मैं आपको कि कारण पदार्थ कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, है ना। ये अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी अलग अलग चैप्टर में। कारण द्रव्य जो होते हैं वो होते हैं 9। देखो कारण पदार्थ तो कितने हो गए, 6। कौन कौन से होते हैं साहब, कोई बता सकता है? तो क्या होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संबंध, ये 6 जो पदार्थ पड़े थे वही तो क्या है, कारण पदार्थ। जबकि कारण द्रव्य तो अपन ने अभी देखे हैं ना, 9 होते हैं, है ना। 5 तो महाभूत, फिर आत्मा, है ना, मन, दिशा, द्रव्य संग्रह, ऐसे करके कोटेशन देखा था, वो इसी का। फिर द्रव्यगत पदार्थ कितने होते हैं, तो रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव, ये क्या होते हैं, द्रव्यगत पदार्थ होते हैं। इनको लिख लेना, हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। जब आप क्या करोगे, चरक चंद्रिका एक बुक आती है, उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप मंगवा सकते हो BMS जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, क्योंकि उनके भी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसमें अलग अलग चैप्टर के अनुसार क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वो बुक भी आप सोल्व करना, ताकि आपको एक आइडिया हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अपन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब इसका डिवीज़न है। जैसे अपन ने पहले कारण द्रव्य 9 देखे, फिर मैंने आपको बताया था कार्य द्रव्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे, चेतन और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य में को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बहिश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिश्चेतन में कौन आते हैं सब, बहिश्चेतन में वो आते हैं जो किसी, जैसे कि अपन जूलॉजी पढ़ते हैं जिसमें जानवर वगैरह आते हैं, वही तो है। अब देखो इसको कैसे अपन जूलॉजी को कैसे डिवाइड कर रखा अपने आयुर्वेद में, जरायुज, अंडज, स्वेदज और ओद्भिद। जरायुज क्या होते हैं, जो अपराधारा निर्माण होता है जिनका, है ना, जैसे कि मान लो मनुष्य हो गया, बंदर हो गए, ये सारे जरायुज होते हैं। अंडज की बात करें तो जो अंडे धारा, जैसे स्नेक के अंडे होते हैं, है ना, वैसे अंडज हो गए, मुर्गी अंडे देती है, तो ये सारे पक्षी वगैरह इसमें आ जाएंगे। और स्वेदज जो पसीने से निकलते, जैसे ज़्यादा पसीना आता है तो फंगस वगैरह हो जाती है ना, रिंग वर्म ये हो जाते हैं, तो वो स्वेदज आ गए। ओद्भिज में क्या आएंगे, जो भूमि फाड़ के निकलते हैं। आपने देखा होगा केचुआ जो है ना, जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, वो क्या है, ओद्भिज है। मेंढक आप देखते होंगे बरसात के दिनों में अभी दिखते होंगे, तो वो भी भूमि से ऊपर आते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है भूमि फाड़ के निकले, लेकिन अपने को पता है वो तो वैसे ही भूमि के अंदर दबे दबाए रहते हैं, है ना। तो ये ओद्भिज के एग्जाम्पल है, ओद्भिज के, है ना। फिर आते हैं अंतश्चेतन। अंतश्चेतन क्या होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो अपन बोटनी पढ़ते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब इनका भी क्लासिफिकेशन कर रखा, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। ध्यान रखना, वनस्पति, वानस्पत, औषधि और विरुद्ध। अब वनस्पति क्या होती है साहब, जिसमें क्या दिखते हैं, ओनली फॉर फल दिखाई देते हैं, फूल नहीं दिखाई देते, सिर्फ फल दिखाई दे रहे, वो वनस्पति। वानस्पत्य जिसमें दोनों फल फूल दोनों दिखाई दे रहे, वो वानस्पत्य हो गया। विरुद्ध कौन होते हैं, विरुद्ध लताएं होती है, जितने भी लताएं वाले प्लांट है, जैसे गिलोय की लता होती है ना, आपने देखा होगा, कॉमन एग्जाम्पल। औषधि क्या होती है, जो पकने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे अपने गेहूं की खेती करते हैं, लगभग 2-3-4 महीने तक करते हैं, फिर क्या हो गई, सूख जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना, फिर अपन उनको काट के गेहूँ निकालते हैं। तो ये औषधि वाले प्लांट हो गए, जैसे चने, है ना, दालें वगैरह सब इसमें आ जाती है। अब देखना वापिस देख, अब अंतश्चेतन को देख लो एक बार। अंतश्चेतन में प्राकृत कृत्रिम बता रखे, जैसे कि धरती पर अपने सोना चांदी वगैरह जो भी धातुएं हैं, उपधातु हैं, है ना, अधातु, ये सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो देखो कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, चेतन अचेतन, जिसमें चेतनाएं होती है, और अचेतन वालों में कोई चेतना नहीं होती। जैसे अपन पति मिट्टी ले लेते हैं, उसमें कोई चेतना थोड़ी है ना, धातु ले ली, सोना चांदी, उसमें कोई ये थोड़ी है, तो इस तरह।
फिर आती है चेतन को देख रहे हैं। चेतन में देखो जिसमें चेतना होती है, तो प्लांट में भी चेतना होती है और एनिमल में भी चेतना होती है। तो जो एनिमल क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लो अपन रास्ते पे जा रहे हैं, है ना, और उस कुत्ते को क्या मार दिया अपन ने, पत्थर मारा, तो वो भी उसका एक्शन करेगा सर। किसी इंसान को एक थप्पड़ मार दिया तो वो भी एक्शन करेगा, अपन से लड़ने लग जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बहिश्चेतन के। जो क्या करता है, अपनी एक्शन का रिएक्शन करता है वो बहिश्चेतन। जो अपनी एक्शन का रिएक्शन नहीं करते वो अंतर्चेतन, अंदर ही रख लेते हैं। जैसे प्लांट के आप पत्थर मारोगे तो वो वापस थोड़ी पत्थर मार रहा आपको, है ना, इस तरह समझना है इसको। तो ये दोनों हो गए। फिर इसके बहिश्चेतन में क्या आते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, जबकि अंतर्चेतन में वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत, औषधि। अब देखो इसमें लिख लेना आप, वनस्पति जो है वहाँ पर वृक्ष लिख लेना। जब सुश्रुत पढ़ोगे आप तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, इसकी जगह वृक्ष मिलेगा, है ना, वृक्ष लिख लेना, या सुश्रुत बराबर वृक्ष। मेरे से लिखने में नहीं आ रहा है, आप लिख लेना आपकी बुक में, ठीक है। अब देखो अब अपन ने ये समझा कि कितने ये होते हैं, कारण द्रव्य कितने होते हैं। फिर कार्य द्रव्य को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों को वापस 2 भागों में डिवाइड कर रखा, फिर 4 बता रखे। अभी तक अपन ने इतना समझा। अब अपन समझेंगे आयुर्वेद शास्त्र जो है उसमें गुण कितने होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखना ये कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्न अंता परादि। कितने गुण बताए साहब, सार्थक गुण बता दिए, गुरुवादी गुण बता दिए, बुद्धि से लगाकर प्रयत्न अंत तक आत्मा आदि गुण बोलते हैं इनको, आत्मा आदि गुण बता दिया, और परादि। तो 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया, सार्थक गुण, गुरुवादी गुण, बुद्धि से लगाकर प्रयत्न अंत यानी कि आत्मा आदि गुण, यहाँ लिख लेना ऊपर आत्मा आदि गुण, है ना, परादि गुण। तो परादि, अब देखना सार्थक गुण में क्या क्या चीज़ें आती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो अपने क्या होते हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या होते हैं, पंचेतन मात्राएं होती है। तो इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, सार्थक गुण बोल दिया, ठीक है। फिर आता है गुरुवादी गुण। तो आपने गुरुवादी गुण का बेटा जब आयुष्कामी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है वो आता है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विस्ता विशंति सविपर्या। तो ये 20 गुण जो होते हैं वो किसमें कौन से होते हैं, जो अपने परादि गुण, है ना, गुरुवादी गुण होते हैं, सॉरी, गुरुवादी गुण का कोटेशन आपने पढ़ा होगा, गुरु मंद हिम स्निग्ध। तो ये 10 बता दिए। 10 के अलावा इनके अपोजिट जो होते हैं 10, वो दोनों को मिला लो, 20 जो गुण होते हैं वो किस में आते हैं, गुरुवादी गुण में आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 20 गुण कौन से हो गए, गुरुवादी गुण हो गए। अब देखो आगे चलते हैं वापिस, कौन से हो गए, बुद्धि से लगाकर प्रयत्न अंत तक। बुद्धि से लगाकर प्रयत्न अंत तक कौन से गुण कहते हैं इनको, आत्मादि गुण कहते हैं। आत्मादि गुण में क्या क्या आते हैं साहब, तो बुद्धि, बुद्धि से लगाकर प्रयत्न अंत, यानी अंत वाला कौन सा हो गया, प्रयत्न हो गया। तो बुद्धि और प्रयत्न, फिर बीच में सुख दुख और इच्छा देश, ये कॉम्बिनेशन बना लेना। 4 तो बीच में हो गए और 2 ये हो गए। तो 6 गुण कौन से कहलाते हैं, आत्मादि गुण कहलाते हैं। यहाँ पर लिख लेना आप, आत्मादि गुण कौन से हो गए, बुद्धि से लगाकर प्रयत्न अंत, बुद्धि फर्स्ट, प्रयत्न अंत, बीच में सुख दुख इच्छा देश, ठीक है। सार्थक गुण कौन से थे, जो अपने पंचतन मात्राएं थी वो थे। गुरुवादी गुण अपन ने पढ़े थे। श्लोक याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो, चाहे आज करो चाहे कल करो, याद करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो कोटेशनों में से एक आता है गुरुवादी गुण, भागवत ने जो बताया वो। परादि गुण देखो, परादि गुण में क्या आते हैं, परादि गुण में 10 आते हैं। अब 10 कौन कौन से हैं, तो देखो ये श्लोक याद कर सको तो कर लेना, अदरवाइज मैं आपको याद कैसे रखना वो भी बता देता हूँ। देखो पहले देखो, परा अपर अत्र, पर अपर 2 हो गए, युक्ति 3, संख्या 4, संयोग 5, विभाग, पृथक, परिणाम, परिमाण, सॉरी है ना, परिमाण और संस्कार अभ्यास, ये 10 गुण जो होते हैं उनको बोलते हैं परादि गुण। अब देखना कैसे याद करोगे। अपन देखो सबसे पहले लिखना आप संख्या, है ना, मैं याद करवा रहा हूँ इन 10 को। संख्या लिख लिया, संख्या का क्या करोगे, संयोग करोगे, लिखना, इससे लिखने में नहीं आ रहा मेरे से, आप लिख लेना संख्या, फिर आप लिखो, लिखना एक कॉपी रख लेना साथ में, उसमें लिखते रहना, फिर लास्ट में आप बुक पे लिख लेना जहाँ भी आप लिखो। संख्या लिखो, फिर लिखो संयोग और विभाग, है ना। संख्या का अपन जोड़ बाकी करते हैं ना, ऐड करते हैं, है ना, माइनस करते हैं, तो संख्या का संयोग और विभाग करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, पृथकत्व, यानी डिफरेंट अपने को परिमाण मिलता है, मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड मिलता है ना। तो संख्या याद हो गए, संयोग और विभाग किया 2 याद हो गए, यानी टोटल 3 हो गए। फिर क्या मिला अपने को, पृथकत्व, परिमाण मिला। तो संख्या का संयोग विभाग करने से क्या मिलता है, पृथक परिमाण मिलता है। तो ये 5 याद हो गए, ठीक है। अब याद करते हैं अपन कौन से 5 और पर अपर, 2 पर अपर होते हैं। फिर आता है युक्ति लगाते हैं अपन, युक्ति लगाने से क्या होता है, बार बार अभ्यास कर रहे हैं अपन और संस्कार अपन कर रहे हैं अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। तो पर अपर, युक्ति, संस्कार और अभ्यास ये याद करने हैं, बाकी आपको संख्या वाला तो याद रह जाएंगे 5 को, कैसे याद किया, ठीक है। ऐसे ही याद रखना आप, तो ही याद रहेगा।
तो ये कितने हो जाते हैं टोटल अपने 41 गुण। तो ध्यान रखना आयुर्वेद शास्त्र में कितने गुण बता रखे 41। इन्हें क्या कहते हैं गुणा प्रोक्ता। तो ये लाइन देके पूछ लेता है किसके लिए आती है, तो अपने किसे जो गुण बता रखे उनके लिए आती है, 41 गुणों के लिए। कहते हैं वापिस बता देता हूँ, सार्थक गुण में 6 आते हैं, गुरुवादी गुण में 20 आते हैं, बुद्धि से प्रयत्न अंत तक 6 गुण आ रहे हैं, परादी गुण 10 होते हैं। अब टोटल 41 हो जाते हैं। और ध्यान रखना परादी गुण और गुरुवादी गुण को क्या कहते हैं, सामान्य गुण भी कहते हैं। लिख लेना बेटा यहाँ पर, है ना, सामान्य गुण भी कहते हैं। ठीक है, मेरे से लिखने में नहीं आ रहा क्योंकि ये पेन तो है नहीं, माउस है, तो माउस से इतना बनता नहीं लिखना, है ना, लिख लेना। तो ये अपन ने पढ़े, देखो मैंने लिख भी रखा। सामान्य गुण कितने होते हैं 30 होते हैं, कौन से, गुरुवादी गुण 20, परादी गुण 10। योगेंद्र नाथ सेन ने क्या माने 42 गुण माने। ये भी आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल सकता है जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे तब। 41 गुण तो अपन ने देखे वो, और एक कौन सा ऐड करेंगे, मन को, सत्व को भी ऐड कर रखा, किसमें करेगा, आत्मादि गुणों में। ठीक है, ये लिख लेना, आत्मादि गुणों में ऐड कर रखा किसको, मन को भी। तो योगेंद्र नाथ सेन ने 42 गुण माने, जबकि आयुर्वेद शास्त्रों में 41 मिलता है। ठीक, अब चिकित्सक गुण किसे बोला है, गुरुवादी गुणों को कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, चिकित्सीय गुण, क्योंकि चिकित्सा में यूज़ करते हैं इन 20 गुणों का। आप पढ़ोगे पदार्थ विज्ञान में एक एक गुण को अच्छे से ध्यान रखना। और आज जिन्होंने पढ़ा होगा वो सुन रहे होंगे, सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो। फिर देखो चक्रपाणी, चक्रपाणी प्रज्ञा के 3 भेद, धैर्य, स्मृति, है ना, ये अपन बात करेंगे आगे आने वाले। फिर इसमें कोई इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा, बाकी कोटेशन आपको याद करना ही है परादी गुण का। अब आ जाओ डायरेक्ट कर्म के लक्षण। नेक्स्ट कोटेशन बोलता है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित उच्यते। देखो ध्यान रखना, नीचे डेश डेश लगा लेना कर्म। तो एग्जाम में क्या होता है कि ये कोटेशन देता है और कर्म की जगह डेश डेश कर रहा है। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, ये किसके लिए आता है, वो है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करता है वो, प्रयत्न आदि कर्म, कर्म की जगह क्या कर देगा वो, स्पेस दे देगा अपने को, है ना, जगह छोड़ देगा। फिर पूछेगा वो प्रयत्न आदि का डेश डेश चेष्टितम उच्यते, क्या है ये, बीच में फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरवाएगा। तो ध्यान रखना कर्म है। तो प्रयत्न आदि करते हैं ना, प्रयत्न मतलब कि अपन जो संस्कार हो गए, गुरुता हो गई, इधर उधर जाना, गमन करना, जो भी चेष्टाएं कर रहे हैं वो सारी क्या है, कर्म है। तो कर्म की एक डेफिनेशन तो ये है, और एक आने वाले श्लोक में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, संयोगी च विभागी च वाली। ठीक है, अब कर्म के भेद अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारे प्रकार बताए, जैसे कणाद ने बता दिए 5 प्रकार। उत्क्षेपण ऊपर उठाना, अवक्षेपण नीचे लगा, आकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना, प्रसारण मतलब कि रिलैक्सेशन फैलाना, और गमन यानी इधर से उधर मूव करना। तो ये 5 भेद बता रखे कणाद ने। सुश्रुत ने 3 भेद बताए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। कोई भी प्रोसेस करते हैं, जैसे सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ये 3 प्रोसेस होती है। तो सुश्रुत किस में थे, शल्य में शेष थे, इसलिए 3 बताया उन्होंने, पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म। जबकि चरक की बात करें तो उसने भी वमन आदि कर्म बता रखे, जो पंचकर्मा करवाते ना, वमन, विरेचन, बस्ती में 2 आस्थापन, अनुवासन, ऐसे देखते हैं अपन, तो वो वाले बता रखे। ठीक है, तो आपको याद कौन से रखने, वैसे तो कॉमन पदार्थ विज्ञान में जो पढ़ोगे आप यही पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये चरक के दे रखे हैं, आयुर्वेद में पंचकर्म 5, वमन, विरेचन, निरू, अनुवासन, नश्य, है ना, शिरो विरेचन भी बोलते हैं। और जबकि शस्त्र वाले जो अपने सुश्रुत है उसने 3 बता रखे। ठीक है, इनको देख लेना एक बार विमर्श में, बाकी आप पदार्थ विज्ञान में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। देखो समवाय की डेफिनेशन अपन देखते हैं। अपन षट पदार्थ पढ़ रहे थे, भूलना मत, है ना, जिसमें समवाय विशेष तो अपन ने पहले देख लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। अब क्या बात कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट वाली बात कर रहे हैं। देखो लास्ट जो है वो समवाय। समवाय क्या होता है, समवायो अपृथक भाव। याद करना है, कोटेशन इंपॉर्टेंट है। समवाय क्या होता है, अपृथक भाव होता है। भूम्य आदि नाम गुणेर मत, जो भूमि आदि में रहता है वो वाला। ठीक है, देखो इतना लेट कौन आते हैं यार, इतना लेट ऐड करने में फिर दिक्कत आती है ना, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। देखो अब क्या बता रहा हूँ मैं, समवाय की डेफिनेशन बता रहा हूँ। समवायो पृथक भावो भूम्यादिनाम गुणैर्मत सनित्यो, ये नित्य संबंध होता है। तो ध्यान रखना, समवाय संबंध क्या होता है, नित्य होता है। यत्र ही द्रव्यम, यत्र ही द्रव्यम, ध्यान रखना, यत्र ही द्रव्यम न तत्र, यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणम। देखो अभी तक आ ही रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद करना है। समवायो अपृथक भाव, समवाय जो है वो अपृथक भाव, जिसको अलग नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, क्या है, अपृथक भाव। भूम्यादि नाम गुणेर मत, जैसे भूमि आदि
जो पंच महाभूत है उनमें क्या रहती है, पंचतन मात्रा रहती है। आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, आकाश से शब्द को नहीं कर सकते हो, है ना। आकाश के बाद क्या आता है, वायु, वायु से क्या नहीं कर सकते हो, शब्द, स्पर्श को अलग नहीं कर सकते हो। तो ये अलग नहीं कर सकते हो। भूम्य आदि नाम गुणेरमतः, जो अपृथक भाव है किसका, भूमि आदि में जो गुण है उनका, सनित्यो, ये नित्य संबंध होता है। यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणो, जो किस में पाया जाता है, ओनली फॉर द्रव्य में पाया जाता है और किसी अलावा में नहीं होता। देखो अब हिंदी पढ़ते हैं, पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ जो गुणों का अपृथक भाव है वही समवाय माना जाता है। यह नित्य होता है, यानी कि जिसको अविनाशी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहीं क्या रहता है, समवाय संबंध गुणों आवश्यक रूप से रहता है। कभी भी द्रव्यों के गुण अनिश्चित नहीं रहते हैं, अर्थात निश्चित ही रहते हैं। समझ में आया, ऐसे याद रखना है इसको। तो ये श्लोक याद कर लेना। बेसिकली आप जो यूजी वाले हैं वो लिखोगे तो बहुत पेपर पे फ़र्क पड़ता है, ताकि अपनी कॉपी अच्छी दिखे और एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, है ना। तो याद करना है ये कोटेशन, इम्पोर्टेंट कोटेशनों में से एक आता है, ठीक है। फिर देखो इसमें विमर्श में आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे विश्वनाथ जो है ना, विश्वनाथ पंचानन, और देखो बीच में ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए टाइम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विश्वनाथ पंचानन भट्ट, है ना, इसका पहली बात तो देखो ये आपके यूजी जो फर्स्ट ईयर वाले इतना लोड मत लेना, आपको तो यही काम है। लेकिन जो एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं और अपना क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से आते हैं, विमर्श से आते। आपका विमर्श में ही सब कुछ है। देखो विश्वानंद पंचानन भट्ट ने कौन सी टीका क्या लिख रखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा, कारिकावली। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन तो ये आएगा इस विमर्श में कि कारिकावली किसने लिखी थी साहब, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट ने लिखी। अब इसने क्या बताया, समवाय के संबंध में ही बताया था। ये क्या बताया, घट आदि नाम कपालादो द्रवेशु गुणे कर्मणो। क्या बोल रहा है, घट आदि जैसे मटका होता है, उसके यदि तोड़ देते हैं, कोई भी मटका होता है उसको तोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं, कपाल। तो कपाल क्या है, उससे अलग थोड़ी हुए, कपाल से मिट्टी अलग थोड़ी हुआ, तो घड़ा ही टूटा है बस। तो द्रवेशु गुणे कर्मणो, जो द्रव्य में गुण कर्म रहते हैं, जैसे घट आदि से अपन कपाल आदि को अलग नहीं कर सकते और द्रव्य में गुण कर्म को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार तेषु जायत से संबंधम, जो ये संबंध है वही तो क्या कहलाता है, समवाय संबंध कहलाता है। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। आपने मटका देखा होगा, अब मटके क्या होता है, कैसे मिलके बना होता है, जो मटका है वो किस तरह मिलके बना हो, देखो समझो, इधर देखना। अब जो मटका है वो छोटे छोटे कपालों से मिलके बना है, समझो, ठीक है। अब यदि मैं इनको पूरा मिला लूँ तो क्या बन जाएगा, ये एक मटका बन जाएगा, है ना। थोड़ा ढंग से देख लेना, ये कुछ ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं है क्योंकि माउस से बना रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। तो ये जो मटका है वो बन गया। तो ये छोटे छोटे किससे, कपाल आदि से मिलके बना है। यदि मैं कपाल आदि को अलग करूँ तो ये मटका मटका थोड़ी रहेगा क्या, है ना। तो घट आदि नाम कपाल आदो, जो घट आदि में जो कपाल रहते हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि द्रव्य में रहे हुए गुण और कर्म को अलग नहीं कर सकते अपन, उसी प्रकार ये जो संबंध होता है वही तो क्या है, समवाय संबंध है। तो समवाय संबंध ध्यान रखना, जिसको कभी अलग ही नहीं कर सकते हो, अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से कैसे घट आदि कपाल आदि और द्रव्य में रहे हुए गुण कर्म को अलग नहीं कर सकते। ये समवाय संबंध से ही रहते हैं। यदि आप अलग करते हो तो वो चीज़ रहेगी नहीं, उसका एग्जिस्टेंट ही नहीं रहेगा। मेरे शरीर से यदि मेरी आत्मा निकल जाए तो मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार ये मेरी आत्मा है, वो मेरे शरीर के साथ कौन सा संबंध रखती है, समवाय संबंध रखती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और ये बात जो एग्जाम्पल दिया था घट आदि नाम, ये कई बार कोटेशन दे देता, पूछता है किसका है, तो ये कारिकावली टीका है, किसने लिखी थी, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट ने लिखी थी। इतनी सी बात ध्यान रखनी आपको, ठीक है। और एक और बात वैशेषिक दर्शन ने थोड़ा और बोल दी कि अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध क्या होता है, जो अपृथक भूत होता है, जो संबंध होता है उसको अयुत सिद्ध बोलते हैं। और ये अयुत सिद्ध क्या होता है, अपना समवाय संबंध होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन आगे और पढ़ते हैं, देखना। अब द्रव्य की डेफिनेशन बता रहा सबसे लास्ट में, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यद तद द्रव्यम। क्या बोल रहा है, जहाँ पर जिसमें कौन आश्रित हो, कर्म और गुण, है ना, कौन से कारण, समवाय कारण से जो रहते हैं वही तो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाईलाइट करना, समवाय। अब जो समवाय है ना, उसमें देखो छोटी ई की मात्रा आ रही, छोटी ई की मात्रा आती है तो समझ जाना है समवाय कारण के बारे में बात कर रहा, न कि समवाय संबंध के बारे में, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, छोटी ई की मात्रा आएगी तो ध्यान रखना ये किसको बता रही है, द्रव्य को बता रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देता है वो द्रव्य में उपस्थित कौन सा कारण, मतलब क्या होता है,
ऑप्शन दे देगा समवायी संबंध, समवायी कारण होता है ना, या फिर श्लोक की लाइन दे देगा। तो आपको याद रखना है छोटी ई की मात्रा आ रही है, यानी अपन लिखते हैं छोटी ई की मात्रा किधर, पहले लिखते हैं, तो पहले की कौन आता है, द्रव्य आता है, और फिर गुण पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर यही मात्रा पीछे लग जाएगी, है ना। तो पीछे बाद में गुण पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बाद में ये मात्रा आएगी। तो ध्यान रखना, कोटेशन तो याद होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार जो माइनॉरिटी मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो कई बार देखते नहीं। तो ध्यान रखना, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी, छोटी की मात्रा आ रही है, यत द्रव्यम, जिसको द्रव्य कहते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जहाँ पर कर्म गुण क्या रहे, समवायी कारण से रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। श्लोक याद रखना है, याद रखना, इसको MTR कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया। अब देखो, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। ये बात मैंने ऊपर लिख रखी, आप भी लिख लेना। समवायी में ये वाली मात्रा आती पहले द्रव्य के लिए, और बड़ी वाली मात्रा आती गुण के लिए, यानी पहले जो मात्रा आ रही है यह से पहले वो द्रव्य पढ़े तो द्रव्य के लिए आती है और गुण के लिए, है ना। ऐसे याद रखना ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे, ठीक है। वापिस मैं गुण में पढ़ाऊँगा ये चीज़ अभी। देखो और भी जो कोटेशन है, सुश्रुत भी बोलता है, सिर्फ हाईलाइट करना, अभी रटना मत, रटना तो आपको यही है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, लेकिन पता तो होना चाहिए एटलीस्ट और भी कहाँ वर्णन आया है ना। तो सुश्रुत में आप पढ़ोगे सूत्र स्थान के 40वां जो है ना, द्रव्य वाला चैप्टर है, वहाँ पर क्रिया गुणवत, जहाँ पर क्रिया यानी कि कर्म, गुण दोनों समवायी कारण से रहते हैं द्रव्य। तो देखो चीज़ वही है, के वही रहा है, लेकिन श्लोक की लाइनें थोड़ी अलग है, ठीक है। ये देख के पूछ लेता है किस आचार्य के अनुसार। फिर अपने रस वैशेषिक जो है, वैशेषिक दर्शन, उसमें भी लिख रखा है द्रव्यम आश्रम लक्षण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये ठीक है। रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यत्र आश्रय भूत द्रव्य द्रव्यम, है ना, तद द्रव्यम, ये भाव प्रकाश बोलता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, आया हुआ है ना। ये BHU वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम द्रव्य आश्रय भूतम तद द्रव्यम, किस मतलब किस कौन सी संहिता से लिया गया है, तो ध्यान रखना भाव प्रकाश ने बता रखा, ठीक है। रस आदि की चीज़ें बात कर रहा है ये भाव प्रकाश, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी अपने को याद कौन सा करना है, अपने चरक वाला, ठीक है। अब देखो आगे चलो, गुण आ गया, इसकी मैं बता रहा था आपको बात कि गुण की डेफिनेशन में क्या आता है, जो समवायी जो लिखा हुआ आता है वो पीछे आता है, और जो पीछे वाली मात्रा है वो किसको बताती है, समवायी संबंध को बताती है, न कि समवायी कारण को बताती है। तो श्लोक याद रखना है आपको, समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम, जिसमें क्या हो, समवायी संबंध से रहता है, चेष्टा रहित होता है, निश्चेष्ट जो चेष्टा रहित होता है, ग्रहण में कारण हो उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो कारणम गुणम, जो किसमें ग्रहण करने में कारण होता है उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देख आगे और देखते हैं, यहाँ पर कारण के भेद दे रखे हैं। देखो आपको मैंने द्रव्य की डेफिनेशन बताए थे, कारण से रहता है। तो कारण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना। बाकी क्या क्या होता है ये सब आपको पदार्थ विज्ञान वाले सर पढ़ाएंगे, वहाँ देख लेना सही। और नहीं देखो तो वैसे भी अपनी पूरी प्लेलिस्ट है, जो BMS फर्स्ट ईयर वाले अभी आए हैं, पूरी पदार्थ विज्ञान आपको YouTube वाले चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ जाके पूरा आप पढ़ सकते हो आप, ठीक है। डॉक्टर प्रबोध ये रावर वाली जो बुक है उससे पढ़ाया गया है वहाँ पर भी, तो आप उनका भी यूज़ ले सकते हो आपकी स्टडी के लिए। फिर देखो नेक्स्ट जो है वो कर्म की वापस डेफिनेशन आई, कर्म का लक्षण पहले तो अपन ने देख लिया है, वापस सेकंड डेफिनेशन आती है, संयोग च विभाग च। याद रखना, संयोग और विभाग का जो कारण होता है वो द्रव्य में आश्रित होता है, कारणम द्रव्याश्रितम, जो एक के साथ संयोग और विभाग के कारण हो वह द्रव्य में आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। फिर कर्तव्य क्रियाकर्म, कर्तव्य क्रियाकर्म, कर्म न अन्य अपेक्षते, क्या बोल रहा है, जो कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्तव्य क्रियाकर्म, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, और कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की उपेक्षा नहीं करता, यानी कर्म न अन्य अपेक्षित, अन्य की अपेक्षा नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये पूछ रखा है, कर्म न अन्य अपेक्षित किसके लिए आती है, कर्म या कार्य का लक्षण, है ना। ये डैश डैश दे देता है कर्म के नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे विमर्श में दे रहा कर्म 2 प्रकार, एहलौकिक और पारलौकिक। जो इस युग में कर रहे हैं अपन, अभी जीवित हैं, इस एहलौकिक में कर रहे हैं वो एहलौकिक हो गए। पारलौकिक जो मरने के बाद अपन करते हैं, आत्मा आदि करते हैं, वो पारलौकिक हो जाते हैं। या अपन पुनर्जन्म जो कहते हैं, पुनर्जन्म के कर्म, वो वाले कह दो, ठीक है। तो एहलौकिक पारलौकिक। अब जो फर्स्ट लाइन के ऊपर आप लिख लेना, ये जो लाइन आती है वो एहलौकिक के लिए आती है, और ये जो लाइन वो पारलौकिक। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो बनते बहुत कम है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन सुपरफिशियली बनते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, और जो मैंने पहले बताई थी वो भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि संयोग विभाग कारणम द्रव्याश्रितम
संयोग विभाग का जो कारण होता है वो द्रव्य में आश्रित रहता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म मतलब जो कर्तव्य की क्रिया है वही कर्म है, और कर्म न अन्य अपेक्षा, कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। तो ध्यान रखो, जैसे कि मैं बहुत सारी सेल को जोड़ देता हूँ, है ना, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन। अब वो ऑर्गन किसी फंक्शन को करता है। तो ध्यान रखो, संयोग और विभाग, संयोग का जो कारण होता है वही द्रव्य में आश्रित रहता है, जैसे कि ये सेल्स बनी और यही कर्म करवाएगी। और विभाग, विभाग जो अलग अलग कर लेता हूँ मैं, तो वो भी क्या, विभाग भी कर्म ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। फिर देखो, ये गुण और कर्म में डिफ्रेंशिएट दे रखे, पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन लगा लेना, चाहे पदार्थ विज्ञान में आए चाहे अक्षरता में आए, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर आउट कर लेना इसमें। गुण और कर्म में अंतर क्या है, देखो अपन ने निश्चेष पढ़ा, गुण क्या होता है, निश्चेष्ट होता है, जो चेष्टा रहित होता है। फिर क्या पढ़ा, द्रव्य को सिद्ध धर्म गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। गुण क्या होता है, अपने स्वरूप को लास्ट जो स्टेज है वो प्राप्त कर चुका है, जबकि कर्म में ऐसा नहीं होता। संयोग विभाग का कारण अपन ने देखा, गुण होता है क्या, नहीं होता, लेकिन ये कर्म होता है। अमूर्त द्रव्य होता है ना, मूर्त नहीं होता है, जैसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन अमूर्त के लक्षण है, वैसे ही ये गुण भी क्या है, अमूर्त होता है। ठीक है, फिर देखो, अब कर्म में देखें तो कर्म क्या है, चेष्टा है, एक वर्क कर रहे हैं अपन, फंक्शन कर रहे हैं, साध्य अवस्था में रहता है और स्वरूप का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता इसका कर्म क्या करने वाले हैं इसका पता थोड़ी अभी। ठीक है, लेकिन गुण का पता रहता है, अंतिम जो स्टेज होती है उसको प्राप्त कर चुका होता है, जबकि कर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, संयोग विभाग का मेन कारण है कर्म, केवल मूर्त द्रव्य में होता है, जो शेप साइज में होते हैं वही तो फंक्शन अपन को दिखाई देते हैं और वो करते हैं। जैसे मान लो टेबल है, कुर्सी है, जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, जल है ना, वायु है, अग्नि, इनके कर्म होते हैं साहब, क्यों, क्योंकि ये मूर्त होते हैं, जबकि गुण क्या होता है, अमूर्त होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अंतर लिख लेना, 4 अंतर लिखना ऐसे ही टेबल बना के। ठीक है, फिर देखो इसमें और दे रखा है, लौकिक कर्म 3 प्रकार के होते हैं। आपको मैंने कर्म पहले 2 प्रकार के बताए, फिर दे रखा है श्लोक, मेन श्लोक में ये चीज़ कि लौकिक कर्म के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन का ये बहुत सा चलन हो रखा है ना, ध्यान रखना। सत प्रत्यय, अब देखो सत प्रत्यय कर्म क्या होता है, ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे जब हम ज्ञान पूर्वक अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो उस कर्म को क्या करें, सत। मेरे को पता है कि मेरे को हाथ ऊपर करना है, मेरे को किसी के चांटा मारना है ना, किसको रुलाना है, तो मुझे पता है मैं क्या कर्म करने वाला हूँ, तो सत प्रत्यय हो गया। असत प्रत्यय क्या है, यह अज्ञान पूर्वक होता है, मेरे को पता नहीं है ना, लेकिन हो जाएगा फिर। तो ज्ञान पूर्वक रबड़ को, गेंद को ऊपर फेंका गया, वह पुनः नीचे गिरकर भूमि से उछलकर ऊपर गया, तो ये अज्ञान पूर्वक होता है। मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस में रोगी ज्ञान पूर्वक एक पैर जब बटोरता है तब दूसरा पैर अज्ञान पूर्वक बटोरा जाता है। देखना, सुनो, ये पहला एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे मैं बॉल को क्या भेजूँ, जमीन की तरफ फेंक, तो मैंने जमीन की तरफ फेंका, ये तो कौन सा सत प्रत्यय हो गया, लेकिन वो वापस जमीन से टकरा कर रिफ्लेक्स के दौरान वापस ऊपर आ रही, वो तो किसके कारण हो रहा, असत प्रत्यय, यानी अज्ञान पूर्वक हो रहा। ठीक है, तो ये असत प्रत्यय और सत प्रत्यय हो। अब देखना, अप्रत्यय क्या होता है, यह कर्म केवल अचेतन होते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती, अचेतन होते हैं, और ये 3 भागों में क्लासीफाई कर रखे, नोदन, गुरुत्तम, वेग या संस्कार के सकते, नोदन, गुरुत्तम और वेग। अब देखना, नोदन क्या होता है साहब, इसको हाईलाइट करना, नोदन में क्या होता है, प्रेरण, ढकल, जैसे पंख में पैर डाला जाता है तो पंख हिल जाता है। गुरुत्व की बोल रहा है, घट के आधार को हटा दिया जाए तो घट अपने गुरुत्व के द्वारा नीचे गिर जाता है, यानी गुरुत्व यानी नीचे, ग्रेविटेशन वाली बात बता दी इसने। फिर वेग वाली या संस्कार वाली, धनुष्य को छोटा बाण दूर तक चला जाता है, तो वेग देते हैं ना अपन, एक वेलोसिटी देते हैं, जैसे चंद्र को वो चंद्रयान है उसको वेलोसिटी दे रहा है तो वो क्या हो जाती है, धरती से पार हो जाता है, तो ये भी एक तरह का वेग हो गया। जैसे धनुष बाण वाला पुराने समय में यही एग्जाम्पल था, गुरुत्व यानी कि जैसे अपन ने पकड़ रखी कोई भी बॉल, जो ही छोड़ूंगा नीचे जाएगी, है ना। और नोदन बोल रहा है प्रेरण, यानी कि एक स्टिमुलेशन के द्वारा जो वर्क करते हैं वो नोदन में आता है। ठीक है, अप्रत्यय के कितने हो गए, 3 डिवीजन हो गए, जबकि लौकिक कर्म के 3 होते हैं, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय, असत। बस सिर्फ आप सिंपल सा इन चीज़ों को ध्यान रखना, है ना, ज़्यादा डीपली भी मत जाना, नहीं याद नहीं रहेगा लौकिक कर्म के कितने भेद थे, तो ये क्वेश्चन आ रखा। फिर एक श्लोक दे देता है, इति युक्तम कारणम, ये कई बार पूछता है किसके लिए आता है साहब, इति युक्तम कारणम किसके लिए आता है, षट पदार्थ के लिए आता है, लिख लेना किसके लिए आता है, षट पदार्थ के लिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी षट पदार्थ में, सबसे पहले सामान्य पढ़ा, फिर विशेष पढ़ा, समवाय पढ़ा, द्रव्य पढ़ा, गुण पढ़ा और कर्म पढ़ा। ठीक है, पता है आपको सामान्य क्या होता है, जो कारण है इसका कार्य वृद्धि कारक होता है, पढ़ लेना आप, हिंदी है, सारा कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये इति युक्तम कारणम किसके लिए आता है, ये पूछता है तो षट पदार्थ के लिए आता है। ठीक है,
इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट था। फिर कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ। त्रिविध ज्ञान संग्रह क्या होते हैं, तो आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष लिख लेना। त्रिविध ज्ञान संग्रह क्या होता है, आप्तोपदेश, पूरा लिख लेना इसको, आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष। फिर मैं बताता हूँ त्रिविध बौद्ध संग्रह। त्रिविध बौद्ध संग्रह में PAS याद रखना, त्रिविध बौद्ध संग्रह पास, ये DG में भी आप पढ़ोगे, द्रव्य गुण की फर्स्ट जो बुक है उसमें। पास से याद रखना, P से प्रकृति, A से अधिष्ठान और S से समुत्थान। पास जो होता है वो त्रिविध बौद्ध संग्रह कहलाता है, जबकि त्रिविध ज्ञान संग्रह जो होता है वो आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष कहलाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग आई हुई है, मैंने एक ही जगह इनको कंपाइल कर रखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 53 नंबर कोटेशन, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। तो ध्यान रखना, आयुर्वेद तंत्र का तो प्रयोजन दीर्घन जीवितम फर्स्ट चैप्टर में आया है, जबकि जो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है वो तो यहाँ पर आ रखा है। लेकिन एक चीज़ पढ़ते हैं अपन, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरश विकार प्रशमनम, वो क्या है, वो अपने इसी वो वाला जो कोटेशन है वो तो कहाँ मिलेगा, अपने को मिलेगा चरक सूत्र 30 में, यानी चरक संहिता का जो प्रयोजन है वो कहाँ पर मिलेगा। देखो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले ध्यान देना। आयुर्वेद तंत्र का जो प्रयोजन है वो क्या है, धातु साम्यम क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। तो ये तंत्र का जो प्रयोजन है वो क्या है, धातु की जो क्रियाएं हैं उनको साम्य स्थिति पर रखना, यही क्या होता है अपने तंत्र का प्रयोजन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद एक कोटेशन पढ़ोगे वो आएगा चरक सूत्र 30 में, है ना। वो कोटेशन क्या था, हाँ देखो ये यहाँ पर जो लिख रखा ना, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, है ना, ये आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन थोड़ा काट देना, देखो तंत्रस्य प्रयोजन करके, है ना। तंत्रस्य प्रयोजन जो है वो तो है धातु साम्यम क्रिया से उक्ता, और आयुर्वेद का प्रयोजन जो पढ़ते हैं अपन वो 30वें चैप्टर में पढ़ते हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरश विकार प्रशमनम से। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखो। फिर देखो रोगों के त्रिविध कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थानाम। ठीक है, योगो मिथ्या न च अति, यानी योग यानी कि समयोग होना, मिथ्या योग होना और अति योग होना। ठीक है, ये क्या होते हैं, त्रिविध हेतु संग्रह होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, त्रिविध हेतु संग्रह ऊपर लिख लेना। यहाँ पर क्या होते हैं त्रिविध हेतु संग्रह, क्या होना, अयोग होना, अति योग होना और मिथ्या योग होना। किसका ये चीज़ होना, देखो नीचे टेबल फॉर्म में आपको बताते हैं, इसमें टेबल शायद बना नहीं रखी है, आगे शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगी, वहाँ पर देख लेंगे। तो इनको त्रिविध आयतन भी बोलते हैं, त्रिविध हेतु, हेतु यानी कारण संग्रह किए गए। त्रिविध हेतु संग्रह क्या होते हैं, काल, बुद्धि और इंद्रियों का क्या होना, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग होना। अभी इतना सा ध्यान रखना, आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि त्रिविध हेतु संग्रह किसे कहते हैं, चाहे अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन मिले, चाहे आपको चरक संहिता में मिले, कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, और अच्छे नंबर में आता है। फिर दे रखा है द्रव्य आश्रयाणाम, दो आश्रय होते हैं, किसके, व्याधि के। कौन कौन, शारीरिक और मानसिक, शरीर और मन दो आश्रय होते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ को ध्यान रखना। फिर आ जाओ नेक्स्ट में, देखो ये यहाँ पर दे रखा है रोगों के 3 आयतन पूछे, तो यही है कौन कौन से, काल, बुद्धि, या काल को मैं परिणाम भी बोल सकता हूँ, बुद्धि को मैं प्रज्ञापराध बोल सकता हूँ, इंद्रिय अर्थों को असात्म इंद्रिय संयोग भी बोल सकता हूँ। अब इन तीनों का क्या होना, अयोग होना, अतियोग होना और मिथ्या योग होना, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पर एक लाइन दे रखी, कर्मज रोग का कारण प्रज्ञापराध है, ये उन्माद निदान में बताया रखा है ना। तो इतनी सी बात हाईलाइट कर लेना, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना, ज़्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, फिर देखो रोगों का आश्रय दे रखा नेक्स्ट 55 नंबर कोटेशन में। रोग का आश्रय क्या होता है, तो शरीर और मन होता है। दुख का आश्रय क्या होता है, शरीर और मन होता है ना। ये पूछ ले, व्याधि का आश्रय, रोग का आश्रय, है ना, या रोग के आश्रय क्या होते हैं, या दुख के आश्रय क्या होते हैं, तो अपने शरीर और मन यानी शरीर और सत्व दो ही क्या होते हैं, व्याधि के आश्रय होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, फिर दे रखा रोगस्तु का नाम कारणम सम, जो सम योग होता है, यानी कि अपन ने कितने पढ़े थे, एक तो अयोग पढ़ा, एक अति योग पढ़ा, एक मिथ्या योग पढ़ा। ये तो क्या होते हैं, दुख के कारण, विकार के कारण होते हैं, जबकि जो समयोग होता है वो किसका, सुख का कारण होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सुख का कारण कितना, एक होता है, जबकि दुख के कारण 3 होते हैं। या रोग के आश्रय पूछे तो 2 होते हैं, शारीरिक और मानसिक, यानी शरीर और सत्व होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर देखो आत्मा रोग का आश्रय क्यों नहीं होती, जब शरीर और मन है तो आत्मा भी हो सकती थी, लेकिन आत्मा क्या होती है,
इसमें कभी नित्य होती है, इसलिए नहीं हो सकता। देखो श्लोक याद करना है, निर्विकारम परस्तु आत्मा। निर्विकार होती है आत्मा, जिसमें कोई विकार नहीं हो सकता। पर यानी श्रेष्ठ होती है आत्मा। सत्व भूत गुण इंद्रिय, सत्व यानी मन, भूत और गुणों और इंद्रियों से युक्त होती है, ध्यान रखना। सत्व भूत यानी पंचमहाभूत, गुण जो 20 गुण पढ़े या 41 गुण पढ़े थे वो, और इंद्रियों से युक्त होती है कौन? आत्मा। फिर बोल रहे चैतन्यम कारणम, चेतना में कारण होती है, और नित्य होती है यानी कि नित्य होती है, यानी कि न तो इसका ओरिजिन होगा नहीं ये समापन होगा, इसलिए नित्य है। दृष्ट पश्यति ही क्रिया, ये लाइन देके पूछता है किसके लिए आती है? दृष्ट, जो क्रियाएं आप कर रहे हो उनको कौन देखती है? जो क्रियाएं मैं कर रहा हूँ उनको कौन देखती है? आत्मा देखती है। दृष्ट पश्यति क्रिया, या जो भी धरती पे हो रहा है उन सबको कौन देखती है? अपनी आत्मा देखती है। उसका ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं होता। पर यानी श्रेष्ठ होती है आत्मा। सत्व बुद्ध गुण इंद्रियों से युक्त होती है, चेतन में कारण होती है, नित्य होती है। दृष्ट पश्यति क्रिया, ये किसमें जो भी क्रियाएं होती हैं उनको अपन देखती है, वो कौन है? आत्मा। तो इसलिए क्या नहीं होती है? आत्मा रोग का आश्रय नहीं होती है। ठीक है, न तो सुख का आश्रय होती, न ही दुख का आश्रय होती है आत्मा। ध्यान रखना, और ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे पदार्थ विज्ञान में याद करो चाहे यहाँ याद करो, एक ही बात है, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो शारीरिक और मानसिक दोष, शारीरिक मानसिक दोष जो होते हैं उसमें कोटेशन थोड़ा सा याद रखना। ये देखो, वायु पित्त कपस्य उक्ता शारीरिक शरीरो दोष संग्रह, जो शरीर दोष संग्रह यानी शारीरिक जो दोष हैं वो क्या होते हैं? वात पित्त और कफ, वात पित्त कपस्य उक्ता। फिर मानसिक दोष, देखो यहाँ दोष को दो भागों में डिवाइड करवाएगा, शारीरिक दोष, मानसिक। अब मानसिक दोष क्या होते हैं? पुनर्दिष्टो रजस्तमो, दो प्रकार, रज और तम, है ना। मानसिक रोग कौन से हो गए? रज और तम वाले हो गए। जबकि शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। तो ध्यान रखना, पहले दोष लिखना, उनको दो भागों में डिवाइड कर देना। कौन कौन से? शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष को 3 बता देना, वात पित्त और कफ। जबकि मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। सत्व नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या आता है? शरीरो दोष संग्रह वर्ड आया। क्या है? शरीरो दोष संग्रह, अपने चरक मानता है। कौन से? चैप्टर 1 में। जबकि आप पढ़ोगे दोष संग्रह तो अपने चरक है, समासतः आएगा। देखो नीचे कोटेशन दे रखा है, हाँ ये सुश्रुत का है। वायु पित्त कपस चैत्य, 3 दोष बता दिए। त्रयो दोषा, 3 दोष शारीरिक। समासतः, समासतः वर्ड आता है वाग्भट में, ध्यान रखना। और जो संभव है वो आता है सुश्रुत, है ना। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था। समासतः जो है वो है वाग्भट, जो वाग्भट संहिता आप पढ़ोगे आयुष्कामी, वहाँ पर मिलेगा वायु पित्त कपस चौक्ता त्रयो दोषा समासतः। जबकि संभव जो वर्ड आता है वो आएगा सुश्रुत में, है ना। इसमें देखो नीचे दे रखा हो कोटेशन, तो मैं देख लेता हूँ, है ना। इसमें दे नहीं रखा, लेकिन आप भी सुश्रुत जब भी पढ़ोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें संभव वर्ड आएगा, पहचान लेना सुश्रुत का। समासतः वाग्भट, दोष संग्रह आता है इस ऐसे श्लोक में, तो समझ जाना चला। तो ये क्या है, कई बार पूछ लेता आचार्यों के, पहले बहुत पूछे जाते थे ये क्वेश्चन, है ना, MTR होते थे इसलिए। लेकिन आजकल चिकित्सा की दृष्टि से जो घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। वायु पित्त कपस्योक्ता शरीर दोष संग्रह मानस पुनरोदिष्टम रजस्तम, ये मैंने आपको अभी तक बताया। अब देखना, अब यहाँ पर क्या दे रखा नेक्स्ट कोटेशन में, शारीरिक दोष और मानसिक रोगों की चिकित्सा। पहले दोष बता दिए, दोष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शारीरिक मानसिक। शारीरिक को 3 प्रकार, मानसिक 2। अब उनकी चिकित्सा कैसे करोगे? प्रशाम्यते औषधि, यानी इनका शमन करने के लिए जो औषधि, पूर्व मतलब शारीरिक दोष कैसे करोगे? देव और युक्ति व्यवहार चिकित्सा करते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, देव व्यवहार चिकित्सा और युक्ति व्यवहार चिकित्सा दोनों किसमें करते हैं? शारीरिक दोषों में। जबकि मानसिक रोगों में कौन सी करते हैं? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। इसको याद कर लेना, और इसी फॉर्म में याद करना कि ज्ञान आ रहा पहले, फिर विज्ञान आ रहा, यानी पहले 2 आ रहा है, 2 वर्ड वाला, फिर 3 वर्ड। तो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों याद करना है? देखो पहले अपन इसको समझते हैं। ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है, किताबें हो गई। विज्ञान क्या हो गया? शास्त्र ज्ञान हो गया। और स्मृति जो होती है वो प्रीवियस जो भी है नॉलेज, वो स्मृति होती है। धैर्य मतलब पेशेंस। इनको समाधि भी, है ना, समाधि से जो शांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानसिक रोगों की चिकित्सा कहलाते हैं। अब देखो जब भी आप वो पढ़ोगे भागवत या पढ़ा होगा आपने, तो आपको क्या मिला होगा? ये कोटेशन मिला होगा वापस, मानसिक रोग। धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञान, मनोदोषतम परम, मन की जो औषधि है वो परम है। कौन? धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञान। अब ये कोटेशन धी धैर्य से स्टार्ट हो रहा, जबकि अपने चरक क्या बोलता है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। ये कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले ज्ञान विज्ञान वाला याद कर लेना कि ये चरक का है, और धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम भागवत का है। इस चीज़ को आप अलग अलग ही याद रखोगे तो इससे क्वेश्चन होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। शारीरिक रोगों की चिकित्सा लिख लेना, देव और युक्ति उपचार चिकित्सा करते हैं, जबकि मानसिक रोगों की चिकित्सा में ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी चिकित्सा करते हैं। ठीक है। ये क्या है? ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब शास्त्रीय ज्ञान, धैर्य मतलब धीरजता, स्मृति मतलब अनुभव से जो ज्ञान होता है उनके, और यह समाधि, जो समाधि लास्ट अवस्था होती है ना, वो वाली। फिर देखना नेक्स्ट कोटेशन में वात के गुण। अब वैसे ही बीएमएस वालों को ये कोटेशन तो रट्टे रटाए होते हैं, जैसे आयुर्वेद की डेफिनेशन याद होती है वैसे। देखो इसमें जो याद करने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 गुण बताए चरकने, वात, पित्त, कफ के 7 गुण बताए। ठीक है। शुश्रुत जो वाग्भट पढ़ते हैं वहाँ पर 6 गुण तो वात के बताए, बाकी के पित्त और कफ के 7 बताए। ये चीज़ इतनी क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर देखो कौन से गुण होते हैं। रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, लोध, विशद, नो डाउट MTR है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी करो। रुक्ष यानी रुक्षता उत्पन्न करेगा, शीता शीता, लघु, सूक्ष्म, चल और विशद खर। देखो चल गुण आता है यहाँ पर। चल मतलब चलना है ना, वायु की गति होती है ना, चल गुण। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म माइक्रो होती है, और विशद मतलब होता है क्लियर। इधर से उधर आप एक पानी भरो, आपको क्लियरेंस दिख जाती है, जबकि आप उसमें क्या करो, कीचड़ भरो तो आपको दिखता नहीं है, वो विशद गुण होता है ना। तो ऐसा ही वात का, ये वात अपन को दिखती है क्या? नहीं दिखती है, क्लियर गुण है, उसको क्या बोल रहे हैं? विशद बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि कीचड़ वाले क्या बोलेंगे? विशद का उल्टा पिछिल होता है। विपरीत गुणे द्रवेतु मारुतम प्रशाम्यति। इनके विपरीत गुणों का यदि सेवन करते हैं तो उनसे क्या हो जाती है? मारुतम, मारुत मतलब होती है वात, उसका समन हो जाता है। ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखना। फिर देखो रुक्ष, शीतो, लघु, ये याद करने हैं। अब एक बात इसको हाईलाइट कर लेना, विशद को, और विशद को लिख के इस साइड में लिख लेना, वाग्भट इसको नहीं मानता है। ठीक है, तो वाग्भट के कितने गुण हो गए? 6 हो गए। बाकी याद कौन से करने हैं आपको? ये चरक वाले करने हैं, वाग्भट के नहीं करने, क्योंकि वाग्भट वाले में क्या करेंगे अपन? चेंजेस करेंगे बस अपने चरक वाले। जैसे मैंने विशद दिखा, इसको हटा दिया, तो ये गुण किसके हो जाते हैं? अपने वाग्भट के हो जाते हैं। ठीक है, कोटेशन ये याद करना। फिर देखो अब चलते हैं अपन पित्त के गुण में। सस्नेह, उष्णम, तीक्ष्णम च द्रवम, अम्लम, सरम गुण। सस्नेह गुण यानी स्नेह वाला, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, द्रव लिक्विड वाला गुण हो गया, अम्ल हो गया, सर हो गया और कटु हो गया। सर मतलब सरकने वाला गुण है ना, सर मतलब सरक। मेरे से भी वाइवा में पूछ लिया सर गुण मतलब क्या होता है। उस समय फर्स्ट ईयर में थे, इतना पता नहीं था। सर तो हमारे सामने भी बैठे हैं, ऐसे करके उसने एग्जामिनर ने घुमाया था। लेकिन सर मतलब जो एक स्थान से जो फ्लो होता है, सरकता है, वो गुण क्या कहलाता है? सर कहलाता है। सर का उल्टा क्या होता है? स्थिर होता है ना। तो ध्यान रखें। सस्नेह गुण जो चिकनाहट युक्त होता है ना। उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, द्रव, अम्ल और सर और कटु। कटु और अम्ल वाले जो टेस्ट वाले आ रहे हैं वो किसके गुण आ रहे हैं? पित्त में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो देखो अब चेंजेस कहाँ करने? वाग्भट वाले गुण हैं उनमें। देखो अम्ल की जगह लिख लेना लघु, और विश्र की जगह, कटु की जगह लिख लेना विश्र। ठीक है, या भले कटु की जगह लिखना लघु, ताकि आपको याद रहे। देखो लघु में भी ऊ की मात्रा और कटु में भी ऊ की मात्रा है। अम्ल की जगह लिख लेना विश्र, ताकि याद सही से हो जाए। ठीक है, ये चेंजेस किए हैं वाग्भट ने, बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सारे के सारे वही लिखते हैं, बाकी याद आपको यही कोटेशन करना है। विपरीत गुणे पित्तम द्रवेशु आशु प्रशाम्यते। इनके विपरीत गुण से क्या होता है? आशु है ना, पित्त, पित्त जो है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट कोटेशन में अपन बात करें कब की। गुरु, शीतो, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला। गुरु हो गया, शीत हो गया, मृदु सॉफ्ट, सॉफ्ट है ना, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला। पिछला क्या होता है? गदला। जबकि विशद कहाँ आया था? वहाँ पर आया था वात में। स्थिर गुण होता है ना, ये चल नहीं होता है स्थिर। देखो वात के अपोजिट आ रहे के ना रहे, मधुर आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है? एक रस का नाम आता है साहब, वो आ रहा है मधुर। मधुर किसको बढ़ाता है? कफ को बढ़ाता है। जबकि कटु और अम्ल की बात की थी अपन ने पित्त में, है ना। ध्यान रखना है, इस रसों से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। मधुर किस कब दो से संबंधित है? कब से। कटु और अम्ल किससे संबंधित है? तो पित्त से। जबकि वात में ऐसा कोई टेस्ट थोड़ी आया था। ठीक है, तो गुरु, शीतो, मृदु। मृदु की जगह लिख लो मंद, और मधुर की जगह लिख लो श्लक्षण। ये गुण विपरीत कर देना और लिख देना कोटेशन पूरा का पूरा ये का ही वाग्भट वाला है। ठीक है, ये का ये मत लिखना, मृदु की जगह मंद लिखना वहाँ पर, और मधुर की जगह श्लक्षण लिखना, है ना। फिर लिख लेना वाग्भट का कोटेशन है। ठीक है, वो कोटेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, गुणों का इधर उधर, लेकिन गुण तो एक ही रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो ये वात पित्त के कफ के गुण कितने बता दिए? चरक ने तो 7 बताए, जबकि वाग्भट ने 6 बताए थे वात के, बाकी दोनों के 7 बताए। श्लेष्माणाम प्रशाम्यति यान्ति विपरीत। इनके विपरीत गुणों का यदि सेवन करते हैं तो वात का शमन होता है। ठीक है, ये लाइन इनकी चिकित्सा सूत्र भी कह सकते हो कि वात का क्या है, पित्त का क्या है, कफ का क्या है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे याद रखना। अब देखो इसमें कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद करने ही पड़ेंगे और हमेशा याद होने चाहिए। आयुर्वेदिक स्टूडेंट को मुँह जुबानी होने चाहिए क्वेश्चन। तो MTR है ये सारे तीनों गुण। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पर साध्य रोगों की चिकित्सा बता रखी, चिकित्सा सूत्र असाध्य रोगों को चिकित्सा अभाव। तो क्या बोलता है, साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो विपरीत गुणे देश मात्रा काल उपादिते, यानी विपरीत गुण देश मात्रा काल के अनुसार उनकी विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। किसमें, साध्य रोगों में। तो देश माँ का काल, ध्यान रखना, देश माँ का साध्य, देश क्या हो गया, देश के अनुसार, माँ से मात्रा हो गया, काल से काल, इसके क्या विपरीत गुणों के अनुसार अपने को चिकित्सा करनी चाहिए, किसकी, साध्य रोगों की। जबकि साधनम न तत् असाध्यानाम व्याधिनाम उपदेशिते, ये बोल रहा है यदि साधन जो साध्य नहीं है ना, असाध्य है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो क्या बोल रहा, औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है साध्य रोगों को नष्ट, असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया है, किसने, चरक ने। इसलिए ध्यान रखना है, श्लोक दे देता साधनम न तब डैश डैश करके देता था व्याधि नाम उपदेश्यते, तो किसके लिए आता है, असाध्य रोग के लिए आता है। ठीक है, बाकी ये याद करना पड़ेगा, विपरीत गुण देश का मात्रा काल, यानी देश मात्रा काल, ये किसके लिए आती है, ये चीज़ें, इनके विपरीत गुणों का सेवन करना चाहिए, वो कौन, साध्य रोगों के लिए आती है।